हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम स्टैटिक जीके की तीसरी वीडियो के साथ उपस्थित हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अपने चैनल पर सभी साथियों का, जो भी दर्शक हैं, उन सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि यह चैनल पूरा एकेडमिक, मैथमेटिक्स और अन्य चीज़ों को लेकर, साथ ही साथ में कॉम्पिटिटिव लेवल में रीजनिंग है, स्टैटिक जीके है, पता है सीरीज़ के साथ हम क्वेश्चंस की तैयारी भी करा रहे हैं। तो इस तरीके से हम आपको बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज स्टैटिक जीके पार्ट 3 है और उसका जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स। ठीक है, अपने पूरे पृथ्वी पर जितने भी महाद्वीप हैं उन सब के बारे में जानकारी हम लोग इस वीडियो में लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस समय से मिलती रहें। स्टैटिक जीके हमारी एक सीरीज़ है जिसके तहत जीके और जीएस के मुख्य टॉपिकों को कवर किया जाता है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पुलिस, एसएससी, रेलवे इत्यादि के लिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण सीरीज़ है। और साथ ही साथ में अन्य एग्जाम जैसे टेट, सुपर टेट, इन सब के लिए भी एक समझने के रूप में इसको लिया जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 3, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट्स। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुना देना चाहता हूँ। इस महाद्वीप के बारे में जो हमारे पुराणों में कुछ कहानियाँ हैं तो वो कुछ इस प्रकार से हैं कि शुरुआत में पृथ्वी पर मनु और शत्रुपा थे और उनके बेटे थे प्रियव्रत। तो जब मनु राजा थे तो अब उनको जब लगा कि अब मेरे बाद कोई राजकाज करना चाहिए तो उन्होंने अपने सबसे अच्छे बेटे प्रियव्रत, उनसे बात की। तो प्रियव्रत से जब उन्होंने पूछा कि राजा बनना चाहोगे आप, तो प्रियव्रत जो है बहुत अच्छे और बिल्कुल सन्यासी व्यक्ति थे, तो उन्होंने राजा बनने से साफ मना कर दिया। तब ऐसे समय पर उनके दूसरे पुत्र यानी उत्तानपाद, वो जो कि ध्रुव के पापा भी थे, यानी कि उनके पुत्र का नाम ध्रुव था, जिसको आप जानते हैं, ध्रुव तारा के रूप में जिनके ऊपर नाम पड़ा। तो ध्रुव के पापा उत्तानपाद को राजा बना दिया गया। अब एक समय ऐसा आया कि प्रजापति दक्ष ने राजकाज सब छोड़ दिया। इसी तरह से क्रम चलता चला गया। उनके बाद इस तरह से काफ़ी सारे राजा बने। जब सारे राजा जब अब नहीं रहे, यानी प्रजापति दक्ष जब उस वक्त आखिरी राजा थे और उन्होंने पूरी पृथ्वी पर राजकाज सब छोड़ दिया, ऐसे में पृथ्वी पर जब कोई राजा नहीं बचा, तब मनु को अपने तपस्वी बेटे प्रियव्रत की याद आई। अब वो फिर प्रियव्रत के पास वापस से गए। उन्होंने साफ मना कर दिया कि नहीं, मैं राजा नहीं बनूंगा। उन्होंने जैसे तैसे ब्रह्मा जी से गुहार लगाई। ब्रह्मा जी ने भी आकर के फिर प्रियव्रत को समझाया। तो इस तरीके से ब्रह्मा जी की कृपा से उन्होंने प्रियव्रत को राजा बनने के लिए मना लिया। प्रियव्रत जो है वो प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। प्रियव्रत राजा जो थे वो बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने ये देखा कि पृथ्वी के एक भाग पर तो सूरज की रोशनी पड़ती है, लेकिन दूसरे भाग पर सूरज की कोई रोशनी नहीं पहुंच पाती है। फिर जब उधर रोशनी पहुंचती है तो इधर नहीं पहुंच पाती है। तो उन्होंने सोचा ऐसी क्या समस्या आ रही है प्रकाश को जो पूरी पृथ्वी पर नहीं आ पा रहा है। तो उस समस्या को ढूंढने के लिए ही उन्होंने क्या करा, पृथ्वी के 7 चक्कर लगाए। उन्होंने पृथ्वी के कितनी बार लगाए चक्कर? 7 बार चक्कर लगाए। और उनके रथ से कभी इस दिशा से निकल पड़ते थे, कभी फिर इस दिशा से निकल पड़ते थे रथ को लेकर के। और इस तरीके से जब वो 7 बार पूरी पृथ्वी पर चक्कर लगा लिए तो उनके रथ से धरती पर निशान पड़ गए। उन 7 निशानों की वजह से जो धरती है वो 7 हिस्सों में बट गई। यही हमारे 7 महाद्वीप बने। उनके 10 पुत्र थे प्रियव्रत के। उन 10 पुत्रों में से भी 3 जो हैं वो सन्यासी हुए और 7 जो हैं वो राजा हुए। उन्हीं 7 महाद्वीपों के एक महाद्वीप उनको दे दिया गया राज करने के लिए। तो इस तरीके से ये कहानी एक हमारे शास्त्रों में मिलती है महाद्वीपों से संबंधित। अब हम थोड़ा सा साइंटिफिक चीज़ों को लेकर के चलेंगे और चलिए जानते हैं आगे की चीज़ों को। इसके बाद देखिए महाद्वीप क्या होते हैं। महाद्वीप सागर तल से एक औसत ऊंचाई तक ऊपर उठे हुए पृथ्वी के क्रमबद्ध विस्तृत भूभागों को कहते हैं। जो पृथ्वी जो जल स्तर है उससे थोड़े से औसत ऊंचाई से थोड़े से उठे हुए जो भूभाग हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। जो सागर तल से एक औसत ऊंचाई तक ऊपर उठे हुए पृथ्वी के क्रमबद्ध विस्तृत भूभाग है। ठीक है, ये ध्यान देने की ज़रूरत है, इसमें क्रमबद्ध शब्द कहा गया है। अगर जल के स्तर से
कोई चीज़ थल के रूप में अगर थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं उठा हुआ है तो उनको हम महाद्वीप नहीं कहेंगे, उनको द्वीप कहेंगे, क्योंकि वो क्रमबद्ध नहीं होते। छोटे छोटे हजारियों महाद्वीप आपको समुद्र में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये द्वीप और महाद्वीप में ये अंतर रखना है। ये द्वीपों से केवल आकार में ही भिन्न होते हैं। इनके अंतर्गत सागर निहित लगभग 600 फुट तक की महाद्वीपीय मग्न तटभूमि तथा महाद्वीपीय मग्न ढाल को भी सम्मिलित किया जाता है। विश्व में 7 महाद्वीप हैं, जैसा कि आप सब लोग अब तक पढ़ते आए हैं। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। ये क्षेत्रफल के दृष्टि से मैंने इस क्रम में लगाए हुए हैं, तो आप उसको क्षेत्रफल की दृष्टि से भी याद कर सकते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है, दूसरा महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है, और अंतिम महाद्वीप यानी सबसे छोटा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन है, तो वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। चलिए ये देखिए, मैंने यहाँ क्षेत्रफल और इनकी जनसंख्या और विश्व का प्रतिशत भी इस प्रकार से दिखा दिया है। जहाँ एशिया का जो पूरा क्षेत्रफल है वो 43,820,000, ठीक है, ये वर्ग किलोमीटर में है सारा का सारा। और जनसंख्या की भी बात करें तो 4 अरब के आसपास जनसंख्या एशिया महाद्वीप रखता है, यानी कि विश्व के क्षेत्रफल का 29.5% क्षेत्रफल और विश्व की जनसंख्या का 60% भाग एशिया महाद्वीप रखता है। जबकि जनसंख्या घनत्व शेष दूसरे ही जनसंख्या घनत्व वाले यानी अफ्रीका महाद्वीप से लगभग 3 गुना, ठीक है, लगभग 3 गुना जो है जनसंख्या घनत्व एशिया में मिलता है। यानी कि ये देखा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा आबादी विश्व की 60% से भी अधिक है अब तो, वो एशिया में ही निवास करती है। ठीक है, आंकड़े थोड़े पुराने हो सकते हैं, लेकिन आप लोग कहीं भी अगर आंकड़े नए मिलते हैं तो उनको आप कवर अप कर लीजिए, लेकिन परसेंटेज के आंकड़े लगभग बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही अफ्रीका की अगर बात करते हैं तो जो विश्व का क्षेत्रफल है वो 20.4% अफ्रीका ने ले रखा है, जबकि जनसंख्या का केवल 15% ही इसमें रहता है। यानी अब आप देख पा रहे हैं कि एशिया महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप की जनसंख्या की तुलना में 4 गुनी जनसंख्या को अपने अंदर समेटे हुए है। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो केवल क्षेत्रफल का 16.5% है, जबकि जनसंख्या और भी कम हो गई है, 8% ही केवल जनसंख्या उत्तरी अमेरिका में मिलती है। वहीं दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल भी छोटा है और उसकी जनसंख्या भी कम है। दक्षिण अमेरिका में 12% है केवल, और 6% ही जनसंख्या निवास करती है विश्व की। यूरोप की अगर बात करें तो 6.8% उसका क्षेत्रफल आता है पूरे विश्व का, और 11% जनसंख्या उसका निवास करती है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो 5.9% उसका क्षेत्रफल है और 0.4% जनसंख्या निवास करती है। और 9.2 देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिका पहले आता है ऑस्ट्रेलिया से, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से ये सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि अंटार्कटिका पर सब केवल बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पर बहुत कम मात्रा में लोग रहते हैं। तो इस तरीके से ये आपने देखा किस तरीके से किस ऑर्डर में ये लगे हुए हैं। कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन बड़ा है, तो उत्तरी अमेरिका जो है वो बड़ा है। चलिए इससे आगे चलते हैं, अभी आपको मैप में भी दिखाएंगे ये सब कहाँ है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा जानकारी महाद्वीपों के बारे में। आप लोग चाहें तो इनको अपनी कॉपी पेन लेकर के लिख सकते हैं, या वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं और स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दे रखा है, आप वहां ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी पूरी PDF भी वहां आपको मिल जाएगी। चलिए आगे देखिए, ऑस्ट्रेलिया एक लघु महाद्वीप है। कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि महाद्वीप के बीच में बेसिन तथा बेसिन के दोनों ओर पर्वतमालाएं भी होनी चाहिए, किंतु यूरेशिया इसका अपवाद है। अधिकतर महाद्वीप बड़े बड़े पर्वतों द्वारा सीमाबद्ध है। ये एक डेफिनेशन के बारे में दे दिया जो कि अपवाद की स्थिति में चलती है। कई जगह डेफिनेशन आपको देखने को मिलती है कि जो महाद्वीप के बीच में बेसिन होना चाहिए और बेसिन के दोनों ओर पर्वतमालाएं भी होनी चाहिए, तभी हम उसे महाद्वीप कहेंगे। तो इसके लिए फिर यूरोप और एशिया जो है वो इसका अपवाद हैं। ठीक है, उपयुक्त 7 महाद्वीपों के अंतर्गत विश्व का 28% भाग आता है। यूरोप को भौतिक दृष्टि से एशिया का ही भाग माना जा सकता है, इसीलिए उसको यूरेशिया भी कहा था। अफ्रीका एवं यूरोप महाद्वीप एक दूसरे से जिब्राल्टर जल संयोजक पर बाब अल मांदेब तथा स्वेज नहर द्वारा अलग अलग होते हैं। ये क्वेश्चन, ये जो लाइन अभी बोली गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। अफ्रीका और यूरोप महाद्वीप को कौन अलग अलग करता है, तो जिब्राल्टर जल संधि, बाब अल मांदेब और स्वेज नहर द्वारा अलग होते हैं।
ठीक है। अफ्रीका, यूरोप एवं एशिया महाद्वीप चारों ओर से महासागरों द्वारा घिरे हैं। ये तीनों महाद्वीप उत्तर में केप चिल्पियानसिक तथा दक्षिण में केप ऑफ गुड होप तक विस्तृत हैं। ये तीनों महाद्वीप भूखंड के 66% भाग में विस्तृत हैं एवं इनके विश्व की 7/8 जनसंख्या निवास करती है, यानी लगभग 90% हो गई। 7/8 भाग की जनसंख्या जो है वो केवल अफ्रीका, यूरोप और एशिया महाद्वीप में ही निवास करती है। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट तथा सबसे गहरा स्थान मृत सागर, ये दोनों के दोनों कहाँ स्थित हैं? एशिया में स्थित हैं। तो इसे भी आप याद कर सकते हैं। विश्व के सर्वोच्च शिखर यानी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, और मृत सागर, ये दोनों ही कहाँ स्थित हैं? एशिया में स्थित हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप अटलांटिक, प्रशांत तथा आर्कटिक महासागरों से घिरे हैं और पनामा नहर द्वारा विभक्त हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पनामा नहर द्वारा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका अलग होते हैं। ऑस्ट्रेलिया तथा अटलांटिक दोनों महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में स्थित हैं। साउथ में हमारे जो कौन है वो ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, उसके बाद में अंटार्कटिका पड़ता है। अभी आपको अर्थ वाले मैप से भी दिखाएंगे। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अटलांटिक, प्रशांत एवं हिंद महासागरों से घिरा है तथा अंटार्कटिका को छोड़कर यह सबसे विरल बस्ती वाला महाद्वीप है। अगर अंटार्कटिका को छोड़ दिया जाए, क्योंकि वहाँ तो जीवन जीने की थोड़ी सी जो स्थितियाँ हैं वो भी कम है, तो शेष सारे महाद्वीप में ऑस्ट्रेलिया में सबसे विरल बस्ती यानी दूर दूर लोग रहते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़मीन खाली पड़ी है, रहने वाले नहीं है। अंटार्कटिका यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है किंतु पूर्ण रूपेण निर्जन है। यहाँ कोई भी लोग नहीं रहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अवश्य बड़ा है अंटार्कटिका, यूरोप से भी और ऑस्ट्रेलिया से भी, लेकिन वहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। इसके बारे में अभी तक यह निश्चित नहीं हो पाया है कि यह एक ही भूखंड है या बर्फ़ में दबे हुए कई द्वीपों का एक समूह है। उसका कारण है कि उस पर बहुत सारी बर्फ़ ही बर्फ़ है ऊपर, और उसको जो है आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल भरा है, क्योंकि बर्फ़ के नीचे कितना गहरा पानी है, क्या है, ये इस स्थिति को आकलन करना भी थोड़ा मुश्किल है। यद्यपि साधारण तौर पर मनुष्य की दृष्टि में ये महाद्वीप स्थिर हैं, तथापि वास्तव में ये गतिमान है। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है। ये कभी कभी साइंस में के रूप में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसलिए आप लोग इसको विशेष रूप से याद कर लें। साधारण तौर पर हम सबको यही लगता है कि महाद्वीप जो है वो स्थिर है, वो कहीं जा नहीं रहे, घट बढ़ नहीं रहे, लेकिन वास्तव में ये गतिमान है और एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि महाद्वीप महासागरों की अपेक्षा हल्की चट्टानों से बने हैं जो सागरों की भारी तली पर तैर रहे हैं। ये समझिए इस बात को। ऐसा कहा जाता है कि महाद्वीप जो हैं वो महासागरों की अपेक्षा हल्की चट्टानों से बने हैं जो सागरों की भारी तली पर तैर रहे हैं। बस इतना समझिए। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी होती है, उसके थ्रू ये सब प्रोसेस हो रही है। ये धरती के अंदर की चीज़ें हैं। इस पर भी कभी एक टॉपिक लेकर के आएंगे, उसमें आप अच्छे से इसको समझ सकते हैं। कुछ विद्वानों के अनुसार पृथ्वी के महाद्वीपों का प्रवाह ही पर्वतों की उत्पत्ति का कारण है। कुछ जीव एक दूसरे से दूरस्थ महाद्वीपों में मिलते हैं, जिनका विवरण संकेत करता है कि ये भाग पूर्व काल में एक दूसरे से अवश्य ही संबद्ध रहे होंगे। इसी के आधार पर अभी हमने बताया था कि यूरोप जो है वो एशिया का ही हिस्सा माना जा सकता है। इसके बाद बात करें तो दूरस्थ महाद्वीपों की चट्टानों और उनमें प्राप्त होने वाले खनिजों की उपलब्धि भी प्रवाह सिद्धांत के आधार पर समझी जा सकती है। पिछले कई भूवैज्ञानिक कालों में समुद्र के जल तल में भी काफ़ी अंतर आता रहा है। कुछ महाद्वीपों में पर्वत श्रृंखलाओं का विवरण भी उन स्थल खंडों के पूर्वकालिक संबंध को बताता है। इन्हीं सब बातों से यह सिद्ध होता है कि ये महाद्वीप जो है वो गतिशील है। तो कहीं ना कहीं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के थ्रू, जैसा कि अभी बताया गया कि जो सागर हैं कहीं ना कहीं, यानी पृथ्वी के अंदर जो आप जल की मात्रा देखते हैं, उसके अनुसार कहीं ना कहीं जो ऊपर की चट्टान वाला महाद्वीपीय शैल है ये कहीं ना कहीं तैर रहा है। एक इस तरीके से समझ सकते हैं, जबकि उसके जो तैरने की जो गति है वो इतनी मिनिमम है, इतनी कम से कम है कि हमको ऐसा लगता है कि सब रुका हुआ है, स्थिर है। ठीक है, तो अभी इसी प्रकार की और भी अधिक पाठ्य सामग्री अगर आप देखना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया है। चलिए अब एक एक करके एक एक महाद्वीप के बारे में पढ़ते हैं। अभी तक तो ये हमने सारा ओवरऑल चीज़ों को जाना, इसके बाद में हम एक एक महाद्वीप की क्या क्या विशेषताएं हैं उनको थोड़ा सा इसमें लेंगे, ताकि उनसे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा जाता है तो हम आसानी से जवाब दे सकें। सबसे पहला आता है एशिया। एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है।
यह विश्व के कुल क्षेत्र का जो स्थल क्षेत्र है, कुल क्षेत्र का 1/3 भाग पर स्थित है। यहाँ की 3/4 जनसंख्या अपने भरण पोषण के लिए कृषि पर निर्भर है। तो एशिया महाद्वीप सबसे ज़्यादा किस पर निर्भर है? अपने जीवन लालन पालन के लिए, भरण पोषण के लिए कृषि पर निर्भर है। और एशिया में क्या क्या मुख्य रूप से मिलता है? चावल है, मक्का है, जूट है, कपास है, सिल्क है इत्यादि। ये सब इनके उत्पादन में एशिया जो है वो नंबर 1 पर है। चावल हो, चाहे मक्का हो, जूट हो, कपास हो, सिल्क हो, इन सब के उत्पादन में एशिया पहले स्थान पर है, सब याद कर लीजिएगा। इसके बाद में अफ्रीका। अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका का 1/3 हिस्सा मरुस्थल है, जो कि आप लोग वहाँ देखते हैं, ठीक है, जो अफ्रीका का ही है, सहारा का रेगिस्तान जो आप सुनते हैं। यहाँ की मात्र 10% भूमि ही कृषि योग्य है। हीरे व सोने के उत्पादन में अफ्रीका सबसे ऊपर है। हीरा और सोने के उत्पादन में अफ्रीका सबसे ऊपर है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अधिक टेम्परेचर पड़ता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कार्बन का अपर रूप होता है हीरा, डायमंड, और उसके लिए बहुत अधिक प्रेशर और बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अब इसी वजह से, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर बहुत अधिक रहता है अफ्रीका में, इसीलिए यहाँ पर रेगिस्तान यानी मरुस्थल ज़्यादा मिलते हैं। उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दुनिया के 16% भाग पर स्थित है। कृषि संसाधनों की दृष्टि से यह काफ़ी धनी क्षेत्र है। विश्व के कुल मक्का उत्पादन का आधा उत्पादन यहीं से होता है। ये समझ लीजिए, उत्तरी अमेरिका में जो अक्सर करके लोग कहते हैं अमेरिका में तो टेक्नोलॉजी है, विकसित देश हैं, वहाँ तो खेती होती नहीं होगी, बहुत से बच्चे इस तरह की धारणा गलत बनाने लग जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा कृषि उपज देने वाला महाद्वीप उत्तरी अमेरिका है। और ये समझ लीजिए कि कृषि का जो मक्का यानी मेज़, जिससे बहुत सारा कुछ बनता है, चाहे आपके पॉपकॉर्न हो, चाहे वो और भी चीज़ें हों, और तरह तरह की डिशेज़ भी, सब ज़्यादातर में उसी का इस्तेमाल होता है। तो उसका आधा उत्पादन कुल मक्का का, विश्व के कुल मक्का का आधा उत्पादन जो है वो कहाँ से होता है? उत्तरी अमेरिका से होता है। तो ऑब्वियसली बात है कि मक्का के उत्पादन में सबसे नंबर 1 पर कौन रहेगा? वो उत्तरी अमेरिका रहेगा। वन, खनिज व ऊर्जा संसाधनों के दृष्टिकोण से भी यह काफ़ी समृद्ध क्षेत्र है, ठीक है। जितने भी ऊर्जा के संसाधन हैं, खनिज के संसाधन हैं और वन हैं, वो सब के सब जो हैं इसी में है। अब आप कहेंगे कि उत्तरी अमेरिका को भी सर आपने मक्का के लिए फर्स्ट बता दिया और एशिया को भी बता दिया, तो ये थोड़े से अंतर वाली हैं, जिनको वैरायटी आप कहते हैं, ठीक है। जो देसी मक्का जिसे आप लोग कहते हैं, उसमें एशिया नंबर 1 है, जबकि वो डिफरेंट टाइप यानी कि एक ही साल में मक्का की भी वो कई फसलों को ले लेते हैं, वो उत्तरी अमेरिका की तरफ से। दक्षिण अमेरिका की अगर बात करें तो यह दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। और इस महाद्वीप का 2/3 हिस्सा विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है। इसके बहुत बड़े हिस्से में वन है। दक्षिण अमेरिका में सबसे ज़्यादा वन है, उत्तरी अमेरिका से भी काफ़ी गुना। अंटार्कटिका की बात करें तो यह विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और दक्षिणी ध्रुव इसके मध्य में स्थित है। इस महाद्वीप का 99% हिस्सा वर्ष पर्यंत बर्फ से ढका रहता है। यहाँ की भूमि पूरी तरह से बंजर है। यूरोप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक होने के साथ साथ समृद्धता भी है, जहाँ वन, खनिज, उपजाऊ मिट्टी व जल बहुतायत में है। यूरोप के महत्वपूर्ण खनिज संसाधन कोयला, लौह अयस्क, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस है। इसी वजह से यह महाद्वीप जो है वो धनी महाद्वीप भी कहलाता है, क्योंकि जनसंख्या घनत्व भी अच्छा है, यानी अच्छे जनसंख्या भी यहाँ है और उस जनसंख्या के निवास के लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं वो भी, जो सारे संसाधन हैं वो भी बहुत अच्छे से यहाँ है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो यह एकमात्र देश है जो संपूर्ण महाद्वीप पर स्थित है। आपने देखा होगा कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी है और ऑस्ट्रेलिया देश भी है। और क्रिकेट के लिए अच्छा जाना जाता है ऑस्ट्रेलिया, राष्ट्रीय खेल है और खेलों की भूमि भी ऑस्ट्रेलिया को ही कहा जाता है। यह देश पादपों, वन्य जीवों व खनिजों के मामले में समृद्ध है, लेकिन जल की यहाँ बहुत भारी कमी है। जल की कमी के कारण ही अभी आपने देखा था कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लग गई थी और जल की इतनी कमी थी कि जो 10,000 ऊँटों के आसपास का कोई दल जंगल से शहरों की तरफ चल निकला था, तो वो शहर का पानी ना ख़त्म कर दें, इसलिए 10,000 ऊँटों को मरवा दिया गया। तो ये बड़ी हृदय विदारक घटना वहाँ घटी थी। तो जल की बहुत ज़्यादा कमी है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। चलिए अब देखिए, ये आपको संसार का एक महाद्वीपों का चित्र आपको दिख रहा होगा और इसमें मैंने महासागरों को भी इन्वॉल्व किया है, जिससे कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये
ऊपर आर्कटिक महासागर है, नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप है। ये जो कलरफुल दिखाए गए हैं ये सारे के सारे महाद्वीप हैं। एशिया है, एशिया के इधर प्रशांत महासागर है, नीचे हिंद महासागर है, आपको अपना इंडिया दिख रहा होगा सॉरी, आपको अपना इंडिया भी इसमें दिख रहा होगा इजीली। तो ये जो आपको इंडिया दिख रहा है यहाँ पर, ये श्रीलंका है, ठीक है। ये इसके नीचे हिंद महासागर हो गया, इधर प्रशांत महासागर हो गया, इधर आर्कटिक महासागर हो गया, इधर उत्तरी अटलांटिक महासागर है। तो ये जो कलरफुल हमने दिखाए हैं यही आपके क्या हैं, ये महाद्वीप है। ये आपका उत्तरी अमेरिका है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आप देख रहे हैं दक्षिण अमेरिका से बड़ा है। ये आपका दक्षिणी अमेरिका है और पनामा नहर यहाँ आकर के निकलती है जो इसको अलग करती है। इसी तरीके से ये अफ्रीका है। अगर आप देखना चाहें और जानना चाहें तो एशिया महाद्वीप के पश्चिम में यूरोप मिलेगा आपको, जिसकी वजह से हमारे यहाँ एक किंवदंती चलती है कि जो अंग्रेज़ हैं उनकी परंपरा यानी कि पश्चिमी सभ्यता को हम लोग ओढ़े जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंग्रेजी को वरीयता देते जा रहे हैं, हिंदी को छोड़ते जा रहे हैं, पश्चिमी सभ्यताओं को हम लोग जन्म देते जा रहे हैं। तो वो इसी वजह से कहा जाता है क्योंकि एशिया के पश्चिम में यूरोप है, ठीक है, और उधर भी फिर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका भी उसी दिशा में एशिया से मिलते हैं। अफ्रीका थोड़ा सा पश्चिम से लेकर के और दक्षिण की तरफ यानी दक्षिण पश्चिम में चला जाता है, ठीक है। और जिस तरीके से आपको सबसे नीचे मैंने बताया ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी आपको पता चली गया, ये आपका दक्षिण पूर्व में पड़ता है। और यूरोप की बात करें, यूरोप और अफ्रीका जो है वो एशिया महाद्वीप से सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं। उत्तरी अमेरिका फिर और दूर है, दक्षिण अमेरिका और दूर है, और ऑस्ट्रेलिया भी लगभग उतनी ही डिस्टेंस पर है जितनी उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका है। चलिए अब थोड़ा सा एक बार फिर से इन चीज़ों को दोहराते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एशिया महाद्वीप की बात कर रहे हैं तो यह विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, इसका क्षेत्रफल संसार के भूभाग का लगभग 5% और इसमें संसार की 60% जनसंख्या निवास करती है। भारत इसी महाद्वीप का देश है जिसकी अवस्थिति दक्षिण एशिया में है। एशिया महाद्वीप प्राथमिक रूप से मुख्यतः पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में विस्तृत है। यह पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर तथा उत्तर में आर्कटिक महासागर से घिरा है। इसे विषमताओं का महादेश कहा जाता है। ये कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी भी कहा जाता है, इसको याद कर लीजिए आप, कॉन्टिनेंट ऑफ डाइवर्सिटी। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऐसा कौन सा कॉन्टिनेंट है जो डाइवर्सिटी का कॉन्टिनेंट कहा जाता है, तो वो कौन सा है, आपका एशिया है। इसमें एक पामीर का पठार है जिसको विश्व की छत भी कहा जाता है, इतना ऊंचा है। एशिया महाद्वीप में कुल देशों की संख्या 49 है, फिलिस्तीन सहित। एशिया का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश चीन है जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला देश मालदीव है। और अगर कभी पूछ लिया जाए कि एशिया का दूसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है तो वो अपना देश भारत है। और आने वाले कुछ समय में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भारत देश जनसंख्या की दृष्टि से एशिया में प्रथम हो जाएगा। और ये केवल एशिया की ही बात नहीं है, ये विश्व के लिए भी है। विश्व में भी सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश चीन, दूसरा देश भारत। अफ्रीका महाद्वीप, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है जिसे जिब्राल्टर जलसंधि यूरोप से अलग करती है। यह सभी गोलार्धों में सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप उत्तर में भूमध्य सागर, उत्तर पूर्व में स्वेज नहर और लाल सागर के साथ सिनाई प्राद्वीप, दक्षिण पूर्व में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर से घिरा है। अफ्रीका को काला या अंध महाद्वीप भी कहा जाता है, डार्क कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, ये ज़रूर याद कर लीजिए। डार्क कॉन्टिनेंट के नाम से कौन जाना जाता है, अफ्रीका महाद्वीप जाना जाता है। इसका एक नाम पठारी महाद्वीप भी है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संख्या में पठार मिलते हैं, इसलिए इसका एक नाम पठारी महाद्वीप भी है। किसी भी टॉपिक को लेकर के या कॉन्टिनेंट्स को लेकर के आपकी कोई शंका है तो वो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हैं। और यदि आप भी किसी भी टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप टाइप करिए, इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और दूसरे लोगों तक भी आपकी बात पहुँच सकेगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपका नाम ज़रूर लेंगे जिससे कि आपको भी अच्छा लगेगा। विश्व का सर्वाधिक विस्तृत मरुस्थल सहारा इसी महाद्वीप में है, जैसा कि मैंने पिछले टॉपिक पर बता दिया था। विश्व का सबसे विस्तृत सबसे बड़ा मरुस्थल यानी रेगिस्तान सहारा जो है वो इसी महाद्वीप में है। इसी के चलते आपका दिमाग क्लिक कर रहना चाहिए कि सहारा मरुस्थल अगर अफ्रीका में है तो भारत में कौन सा मरुस्थल है, तो भारत में थार का रेगिस्तान या थार मरुस्थल कहा जाता है। और गोबी का मरुस्थल भी मंगोलिया में आता है। ये 3 मरुस्थल बहुत प्रसिद्ध हैं। यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसे कर्क, मकर व भूमध्य रेखाएं काटती हैं।
ये समझिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा महाद्वीप, ये एक अकेला महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जिसको कर्क, मकर और भूमध्य रेखाएं तीनों के तीनों काटती हैं। अफ्रीका महाद्वीप में कुल संप्रभु देशों की संख्या 54 है। इसका नवोदित देश दक्षिण सूडान वर्ष 2011 के जुलाई माह में अस्तित्व में आया। दक्षिणी सूडान के सूडान से पृथक होकर नया देश बनने के बाद अब अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला देश अल्जीरिया बन गया है। यानी अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश कौन है? अल्जीरिया। इससे पहले कौन था? सूडान था। अब सूडान जो है वो 2 टुकड़ों में टूट गया, एक सूडान रह गया और एक दक्षिण सूडान रह गया। तो इस तरीके से क्षेत्रफल की दृष्टि से अफ्रीका का सबसे बड़ा देश आपका अल्जीरिया है और एकमात्र यह महाद्वीप है अफ्रीका जिसे कर्क, मकर व भूमध्य रेखाएं काटती हैं। इसको डार्क कॉन्टिनेंट या अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। विश्व के इस तीसरे बड़े महाद्वीप की खोज वर्ष 1952 में कोलंबस ने की थी, इसलिए इसे नई दुनिया कहा जाता है। आप समझ लीजिएगा कि अमेरिका की खोज किसने की है? कोलंबस ने की है। अमेरिको वेस्पसी ये एक साहसिक यात्री था जिसके नाम पर इसका नामकरण हुआ। पनामा नहर, जिससे कि विश्व का 25% व्यापार होता है। ध्यान दीजिएगा, विश्व का 25% व्यापार या सबसे अधिक व्यापार करने वाली नहर पनामा नहर, जो कि उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है। गेहूं का अधिक उत्पादन होने के कारण इसे रोटी की टोकरी भी कहा जाता है। ब्रेड बास्केट ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है इसको, उत्तरी अमेरिका को, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। आपको थोड़ा सा मैं याद दिला दूँ कि गेहूँ और पेट्रोल दोनों को ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय पर अमेरिका ने ख़त्म कर दिया था। इसी वजह से, क्योंकि इसके पास इतना अधिक उत्पादन था और उस वक्त इसके खराब होने के चांसेस थे। ठीक है, तो समुद्र में डुबो दिया था काफ़ी संख्या में, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में तथा लगभग पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी अमेरिका कहाँ पर है? उत्तरी गोलार्ध में और पूर्णतः पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है, यानी उत्तर पश्चिम में है। यह महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर, पूर्व में अटलांटिक महासागर, पश्चिम और दक्षिण में प्रशांत महासागर तथा दक्षिण पूर्व में दक्षिणी अमेरिका और कैरिबियन सागर से घिरा हुआ है। और उत्तरी अमेरिका में कुल देशों की जो संख्या है वो 23 है, 23 है। चलिए चलते हैं दक्षिण अमेरिका की तरफ। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पश्चिम में प्रशांत महासागर तथा उत्तर पूर्व में अटलांटिक महासागर से घिरा है। इस महासागर का विस्तार मुख्य रूप से दक्षिणी गोलार्ध, जिसमें 13 देश स्थित हैं। यहाँ के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, रेड इंडियन कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ओजस डेल सलाहो ज्वालामुखी यहाँ की एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। यहाँ की एंडीज पर्वतमाला में स्थित है। इससे आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में स्थित है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला भी एंडीज ही है, जिसका विस्तार 7200 किलोमीटर में है। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है, जिसका विस्तार 7200 किलोमीटर में है। इस महाद्वीप का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। तो ब्राज़ील जो है वो किस कॉन्टिनेंट का देश है ये भी आपको पता चल गया, दक्षिण अमेरिका का। यूरोप की बात करते हैं। यूरोप एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें एक भी मरुस्थल नहीं है। यूरोप महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर से, पश्चिम में अटलांटिक महासागर से, दक्षिण में भूमध्य सागर से तथा दक्षिण पूर्व में काला सागर से, ये एक्चुअली में गलत लग गया है, काला सागर और उससे जुड़े जलमार्गों से घिरा है। ठीक है, ये काला सागर है, इसको आप ठीक कर लीजिएगा। यूरोप महाद्वीप में कुल 50 देश हैं। इसके उत्तर में स्थित द्वीप समूह को ब्रिटिश द्वीप कहते हैं, जिसमें ग्रेट ब्रिटेन अवस्थित है। ठीक है, तो ग्रेट ब्रिटेन किस महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप में आता है। रूस इकलौता ऐसा देश है जो एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों में विस्तृत है। ध्यान दीजिएगा इस बात पर, एकमात्र देश है रूस जो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। यह मैदानों के सर्वाधिक विस्तार वाला महाद्वीप है। यूरोप का क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है वो रूस है। यूरोप का क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा जो देश है वो कौन सा है? रूस है। जबकि सबसे छोटा जो देश है वो वेटिकन सिटी या होली सी कहलाता है। लगभग 10,000 की पॉपुलेशन इसमें निवास करती है। यूनाइटेड किंगडम को फ्रांस से अलग करने वाला जो इंग्लिश चैनल है वो भी यही है। इंग्लिश चैनल मतलब ये एक नहर टाइप की चीज़ है। वो यूनाइटेड यानी यूके और फ्रांस को अलग करने वाला जो इंग्लिश चैनल है वो यही है। दोनों विश्व युद्धों का केंद्र जो है वो यूरोप महाद्वीप ही था।
प्रथम विश्व युद्ध हो या द्वितीय विश्व युद्ध हो, दोनों ही विश्व युद्धों का जो केंद्र था वो यूरोप महाद्वीप था। और अब धीरे धीरे इसी ओर हमारा जो इस वक्त विश्व है बढ़ता जा रहा है, तृतीय विश्व युद्ध की ओर भी जा रहा है। तो वो भी ऐसा ही लग रहा है कि पहले यूरोप महाद्वीप ही इस दिशा में कदम रखेगा। चलिए इसके बाद बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बारे में जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं तो वर्ष 1770 में कप्तान जेम्स कुक व एबल तस्मान ने इस महाद्वीप की खोज की थी। नोट कर लीजिएगा, इस महाद्वीप को द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। चारों ओर से, द्वीपीय महाद्वीप का मतलब ये काफ़ी सारे द्वीपों से मिलकर के बना हुआ है। चारों ओर से सागरों से घिरे इस महाद्वीप में वैश्विक स्तर पर बॉक्साइट का उत्पादन सर्वाधिक होता है। बॉक्साइट के उत्पादन के लिए सर्वाधिक नंबर 1 पर जो महाद्वीप है वो आपका ऑस्ट्रेलिया है। इस महाद्वीप की अवस्थिति मुख्यतः इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पर है। इसे ऑस्ट्रेलेशिया और ओशिनिया के विस्तृत क्षेत्र का भाग माना जाता है। अंटार्कटिका की बात करें तो विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप हिमाच्छादित रहता है। यह दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। यह महाद्वीप दक्षिणी गोलार्ध के अंटार्कटिक क्षेत्र में स्थित है। यह महाद्वीप दक्षिणी महासागर से घिरा हुआ है। भारतीय दक्षिण गंगोत्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिएगा। भारतीय दक्षिण गंगोत्री व मैत्री यहाँ स्थित वे अनुसंधान केंद्र हैं जिन्हें भारत द्वारा स्थापित किया गया है। भारत के अलावा अन्य देशों के भी अनुसंधान केंद्र यहाँ बने हुए हैं, लेकिन भारत के फिलहाल 3 अनुसंधान केंद्र भारतीय दक्षिण गंगोत्री व मैत्री यहाँ पर कार्यरत हैं। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी इसका एक नाम है, इसी वजह से क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अनुसंधान केंद्र बनाए हुए हैं। जानिए यह भी, वैज्ञानिक कहते हैं कि भविष्य में सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़कर एक हो जाएंगे। उन्होंने इसका नाम भी रख लिया है पैंजिया प्रॉक्सिमा। अमेरिका के इलिनॉय शहर की नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के क्रिस्टोफर स्कॉटीज इस ख्याल को लेकर बहुत उत्साहित हैं और इन स्कॉटीज का एक वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। एक 3D एनिमेशन वीडियो यूट्यूब पर उन्होंने बना रखा है। स्कॉटीज करके आप डालेंगे, स्कॉटीज कॉन्टिनेंट थ्योरी, तो इस तरह से आप डालेंगे तो उसमें वो आपको वीडियोज़ देखने को मिलेगा। 3D में उन्होंने दे रखा है, काफ़ी पुराना है वीडियो। तो उन्होंने इस बात का ख्याल किया है कि किस तरीके से आगे जा कर के 5 करोड़ साल बाद ऑस्ट्रेलिया आकर दक्षिणी पूर्वी एशिया से टकराने लगेगा। इसी तरह अफ्रीकी महाद्वीप की यूरोप से टक्कर होने लगेगी। उस वक्त अटलांटिक महासागर का दायरा भी बहुत बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से चीज़ों को उन्होंने उसमें दिखाया है। ये देखिए, महाद्वीपों की कुछ तुलनात्मक स्थिति भी मैंने आकलन किया है और उसके कुछ देश भी उस तरह से लिए हैं। क्रम में लगे हुए हैं सारे देश, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, महाद्वीप ये क्रम से हैं। सबसे बड़े देश की बात करें तो एशिया का चीन है, अफ्रीका का अल्जीरिया है, उत्तरी अमेरिका कनाडा और दक्षिणी अमेरिका का ब्राज़ील और यूरोप का रूस और ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। सबसे छोटा देश की बात करें तो एशिया का सबसे छोटा देश मालदीव, अफ्रीका का मेयोटी, उत्तरी अमेरिका का सेंट पीरे, दक्षिणी अमेरिका का फॉकलैंड द्वीप और यूरोप का वेटिकन सिटी और ऑस्ट्रेलिया का नौरू। और सबसे लंबी नदी की बात करें तो यांगत्से एशिया की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, क्यांग नदी जिसे चाइना की कहते हैं। नील नदी जो है वो आपकी अफ्रीका की हो जाएगी और मिसिसिपी जो है वो आपकी उत्तरी अमेरिका की, अमेजन जो है दक्षिणी अमेरिका की और वोल्गा जो है वो आपकी यूरोप की और ऑस्ट्रेलिया की मई डार्लिंग हो जाएगी। ठीक है। इसी तरीके से सबसे ज़्यादा बड़ा जो ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट का एशिया में आता है। माउंट किलिमंजारो वो आपका अफ्रीका में आता है। उत्तरी अमेरिका में माउंट मैकाले और एकांकागुआ जो है वो दक्षिणी अमेरिका में। माउंट एल्ब्रुस जो है वो आपका यूरोप में और ऑस्ट्रेलिया का जो है वो पुकांग जया और विंसन मॉन्सिफ, ये आजकल बहुत पूछा जा रहा है, ये आपका अंटार्कटिका में। कैस्पियन सागर जो है वो एशिया का सबसे बड़ी झील के रूप में जाना जाता है। विक्टोरिया झील जो है वो आपकी अफ्रीका की है। सुपीरियर झील जो है वो आपकी उत्तरी अमेरिका की। दक्षिणी अमेरिका में कोई झील नहीं मिलती है जो कि सबसे बड़ी कही जा सके। लेडोगा जो है वो सबसे ज़्यादा यूरोप का, फिर आयर जो है वो सबसे बड़ी झील आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की है। सबसे गहनतम बिंदु की बात करें नीचे तो मृत सागर मिलता है आपको 422 मीटर तक नीचे। अस्साल झील मिलती है 155 मीटर तक नीचे। डेथ वैली मिलती है 86 मीटर। लैंगून डेल कार्बन मिलती है 105 मीटर तक। कैस्पियन सागर 28 मीटर तक। ये दोनों अलग अलग हैं, ये ध्यान दीजिएगा, ये कैस्पियन अलग अलग है। और ये आयर झील इसी में मिलती है गहनतम बिंदु तक यानी 15 मीटर तक। और इधर आपका डीप लेक वेस्टफोल्ड हिल जो है वो 50 मीटर तक मिलती है। तो इस तरीके से ये मैंने कुछ पैरेलल अध्ययन भी आपके सामने रखा है। और अगर आपको कंटेंट बहुत अच्छा लगा है
तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए, और जो भी आपके साथी लोग हैं जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी आप चैनल के बारे में बता सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करा सकते हैं। तो इसी प्रकार से ढेर सारा प्यार कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ देते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर सपोर्ट, थैंक फॉर लव। और इसी प्रकार से आगे की वीडियो देखते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच, बाय बाय।